हिंद, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने कक्षा 6 का चैप्टर 2 पॉलिटिकल का चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव कंप्लीट किया था। उसी क्रम में आज हम चैप्टर 3 सरकार क्या होती है कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले पीडीएफ रीड करते हैं और हर चैप्टर के एक एक टॉपिक को उठाते हैं, उसको रीड करते हैं और उसके बाद हम आपको उसे कम शब्द में समझाने की कोशिश करते हैं और हाँ, अंत में हम आपको हमारे द्वारा बनाए हुए नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपका उस चैप्टर का जो चैप्टर के संबंध में पूरी समझ आपकी विकसित हो सके और आप चाहें तो उन नोट्स को अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। अच्छा होगा कि आप उन्हें उतारें, ताकि आप जब खुद सुनते हो, देखते हो और फिर लिखते हो, तो आपका और ज़्यादा उस चैप्टर के बारे में समझ विकसित होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है सरकार क्या होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जब स्टॉप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस पैराग्राफ से चैप्टर से बाहर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम स्टार्ट बोलते हैं तो जिस लाइन पर हमने पढ़ना ख़त्म किया था उसी लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर जैसे कि नाम ही है इसका, सरकार क्या है। अब सरकार क्या होती है, सरकार किसी भी देश में क्या कार्य करती है, क्या निर्णय लेती है, कैसे एक बड़े समूह को व्यवस्थित करके रखने की कोशिश करती है और साथ में आप पढ़ेंगे कि सरकार के प्रकार कितने होते हैं और इसमें निर्णय के सरकारें कैसे काम करती हैं, राजतंत्रीय सरकार क्या होती है, लोकतंत्रीय सरकार क्या होती है, सरकार के महत्वपूर्ण जो अलग-अलग भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको इस चैप्टर में कक्षा 6 का जो बच्चा होता है उस हिसाब से आपको बहुत छोटे लेवल पर समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि एक यूपीएससी स्पिरिट छोटे लेवल से उठते हुए बड़े लेवल को हासिल करता है, उसी क्रम में हम भी छोटी क्लास से उठकर बड़े स्तर को हासिल करने के लिए छोटी-छोटी समझों को पहले विकसित करेंगे और उसी क्रम में आज हम जो है चैप्टर करने जा रहे हैं। तो लगन से आप अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित करें। जैसे-जैसे हम रीड करें उसको ध्यान से सुनें और फिर उसके बाद में हम आपको उसका सारांश बताएँगे, तो उसको भी आप ध्यान से सुनें। चैप्टर शुरू करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस बार पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग-अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। यह आपको कुछ अखबार की करते दी गई हैं, जैसे कि पढ़कर देते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। जैसे आज के अखबारों में आती है कोई भी न्यूज, उस तरह इसमें न्यूज दी हुई है। चैप्टर शुरू करते हैं, आगे बढ़ना। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने व काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। जो निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं तथा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है और जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। स्टॉप। अब इस पैराग्राफ में आपको
यही बताया गया है कि सरकार करती क्या है। इस पूरा पैराग्राफ में आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि यदि सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए तो सरकार राहत सामग्री लोगों को उपलब्ध कराती है और किसी चीज़ के दाम बढ़ जाएँ तो सरकार उस चीज़ के दाम फिक्स करती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने की सरकार का महत्वपूर्ण काम है और साथ में और भी आर्थिक गतिविधियों में भी वह अपने न्याय निर्णय को सुनिश्चित करती है। इस पैराग्राफ में आपको यही टॉपिक समझाने की कोशिश की गई है। आगे है स्टार्ट। शायद आपको जो है जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ऊपर के स्टॉप जो ऊपर का पैराग्राफ है उसमें आपको सरकार के काम के साथ साथ सरकार की अन्य जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में भी समझाने की कोशिश की है। 2 पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि सरकार करती क्या है इन दोनों पैराग्राफ में। अब आगे जो टॉपिक है उसका नाम है सरकार के स्तर। सरकार के स्तर कितने होते हैं अब आपको यहाँ पता चलेगा। सरकार 3 स्तरों पर होती है जैसे कि आपको पता ही है। स्थानीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और एक राष्ट्रीय सरकार होती है। तो इस बारे में यहाँ बताया गया है। स्टार्ट। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्टॉप। अब देखो आपको ऊपर 2 पैराग्राफ में इतने सारे काम गिनाए गए हैं। अभी सरकार इतना कुछ करती है। अब सरकार इतना कुछ कैसे कर पाती है? क्या इतना कुछ करना आसान है किसी व्यवस्था के बिना? नहीं, इतना कुछ करना आसान नहीं है किसी व्यवस्था के बिना। इसलिए एक व्यवस्था की गई है। हर देश की अलग अलग व्यवस्था होती है। जो हमारे देश में व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक सरकार है और जहाँ पर 3 स्तरों पर व्यवस्था है सरकार की। पहले स्थानीय सरकार होती है, दूसरी राज्य सरकार होती है, तीसरी राष्ट्रीय सरकार होती है। स्टार्ट। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। स्टॉप। अब आपको पीछे क्या समझाया गया है? सरकार के 3 स्तर समझाए गए हैं। अब वो जो 3 स्तर हैं सरकार के वो इस चैप्टर में नहीं है और ना ही इस किताब में। आप आगे जाकर पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में या फिर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार क्या होती है, जो कैसे काम करती है, राज्य सरकार क्या होती है, वह काम कैसे करती है, और राष्ट्रीय सरकार होती है क्या होती है और वह कैसे काम करती है। अब आपको यहाँ बताया गया सरकार एवं कानून। अगला टॉपिक का नाम जैसे कि है सरकार एवं कानून। स्टार्ट। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। स्टॉप। अब इस जो टॉपिक है सरकार और कानून, इसमें आपको ये बताया गया है
कि सरकार निर्णय लेती है, कानून बनाती है, कोई भी विधेयक पारित करती है लोकसभा और राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और फिर वो सरकार जो होती है अपनी संरचना के माध्यम से उसको लोगों पर लागू करवाती है। और यदि लोगों को लगे कि सरकार का जो कानून है या कुछ भी है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या ढंग से संचालित नहीं हो रहे हैं, तो वह लोग भी भागीदारी करते हैं एक लोकतांत्रिक सरकार में। अब आगे आप पढ़ेंगे कि सरकार के प्रकार कितने होते हैं। सरकार के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं, एक राजतंत्रीय सरकार जहाँ पर अध्यक्षीय मान लीजिए आप, और एक होती है लोकतंत्र सरकार। हमारे देश में कौन सी सरकार है? हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। स्टार्ट। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बांधे बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है जो रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। स्टॉप। अब इस पैराग्राफ में आपको 2 तरह की सरकार बताई गई है और पहले तरह की लोकतांत्रिक सरकार बताई गई है। और लोकतांत्रिक सरकार में बताया गया है कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वह अपने जो निर्णयों के लिए और अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। उन्हें जनता को बताना पड़ता है, किसी भी कार्य का आधार उन्हें बताना पड़ता है कि उन्होंने यह कार्य क्यों किया। राजतंत्रीय दूसरी तरह की होती है राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार में सारी की सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक राजा के जहाँ हाथ में होती है जो कि वंशानुगत चला आता होता है और उसका एक छोटा सा समूह होता है, वह उनसे विचार विमर्श करके सरकार शासन को चलाता है। राजतंत्र सरकार में जो राजा होता है और उसकी जो छोटी सी सहायक समिति होती है, जो आप मंडली मान लो, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जबकि लोकतंत्र की सरकार में जो वोट देकर जो जनता वोट देकर प्रतिनिधियों को चुनकर आगे भेजती है, वही आगे जाकर सरकार बनाते हैं और वही न्याय निर्णय करते हैं और वह अपने कार्यों और अपनी न्याय निर्णय के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जनता को अपने उन्हें आधार बताना पड़ता है कि हमने यह काम क्यों किया, इसका क्या औचित्य था, या इसका क्या उद्देश्य था, यह क्या आपके हित में था, या फिर हमने यह कार्य क्यों किया। इस सब की डिटेल उन्हें जनता को बतानी पड़ती है। तो इसमें 2 तरह, इस पैराग्राफ में 2 तरह की सरकार बताई गई है, एक लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी राजतंत्रीय सरकार। मैंने आपको दोनों में फर्क भी सरल भाषा में समझाने की प्रयास किया है। आशा आपको समझाया गया होगा। आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ है लोकतांत्रिक सरकार। अब इसमें आपको लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बताया जाएगा। स्टार्ट। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह उस देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी
जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जहाँ जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। स्टॉप। अब इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जो हमारी लोकतंत्र की सरकार है, जो इसको जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था कि लोकतंत्र की जो सरकार होती है उसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है और वह वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि ऊपर जाकर सरकार बनाते हैं और वहीं फिर आगे चलकर शासन को चलाते हैं और जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब वोट देने का अधिकार क्या आपको पता है कि पहले सभी को ही था? आज जैसे सभी को है वैसा भी महिलाओं और पुरुषों को है क्या? जाए पहले भी था? नहीं। पहले महिला को शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण रूढ़िबद्ध धारणा महिलाओं के प्रति बनी हुई थी, जहाँ बना दी गई थी। और जो गरीब होते थे, जहाँ फिर जो शारीरिक रूप से कमजोर जैसे महिलाएं होती थी, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लंबे संघर्ष हुए और उसके बाद सभी गरीबों को और सभी अशिक्षितों तक को भी वोट देने का अधिकार और महिलाओं समेत सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। और आज लोकतंत्र की सरकार पूरी रीति से वही कही जा सकती है जो जहां पर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इस पैराग्राफ में आपको यही बात समझाने की कोशिश की गई है। अब इस इधर पढ़ते हैं साइड में स्टार्ट। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में से सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके आपको नोट्स देते हैं। आप उन नोट्स को उतार सकते हैं और जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टोरी और जो कॉन्सेप्ट थे आप उन्हें समझ सकते हैं। सरकार क्या है? चैप्टर 3। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अब सरकार के स्तर। सरकार के तीन स्तरों पर कार्य करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोगों पर उनको क्या करती है, कानून मान्य होते हैं। यही केवल तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है।
सरकार के प्रकार, राजतंत्रीय सरकार, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र सरकार, लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं और ऐसा चुनाव के माध्यम से होता है। सरकार जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी सरकार के लिए निर्णय लेते हैं। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों व गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। शुरुआती दौर में सरकारें केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट देने देती थी। गांधी जी के समेत कई नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। 1931 के यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। नोट में लिखना है जी आपको। पूरे यूरोप व अमेरिका में लोगों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं और सफ्रेज का मतलब है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। इसमें थोड़ी सी राइटिंग में यदि आपको समझ नहीं आती है तो हम आपको इसलिए पढ़कर सुनाते हैं ताकि आप सुनकर नोट्स बना सकें, और यदि कोई सुनने में यदि आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप देखकर भी लिख सकते हैं। तो आशा है आपको आज का जो आपको चैप्टर है वो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। आप हर चैप्टर को ध्यान से समझें। अब इस टॉपिक जैसे चैप्टर था, जैसे इस चैप्टर का नाम था सरकार, तो इसमें आपको सरकार क्या करती है ये बताया गया, सरकार कितने प्रकार की होती है ये बताया गया, सरकार हमारे देश में कौन सी सरकार है ये बताया गया, सही राजतंत्र कौन सा है, जहाँ सबसे मान्य राजतंत्र जहाँ मतलब कि शासन कौन सा है, जो आपको बताया गया। तो हर जो चैप्टर होता है उसके फैक्ट, कॉन्सेप्ट और स्टोरी को आप समझने की कोशिश किया कीजिए ताकि वो आपको याद रहे। और उसको पक्का करने के लिए, अपने माइंड में सेव करने के लिए आपको लिखना चाहिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हर वीडियो में हम आपको बोलते हैं कि 4 स्टेप करने पर ही आप किसी भी चीज़ को क्लियर कर पाते हैं। पहले सुनना होगा, फिर देखना होगा, फिर लिखना होगा और फिर रीड करना होगा। ये 4 स्टेप कर दिए तो यानी वो चीज़ आपके माइंड में से हो चुकी है। कहीं पर वो आपको याद आने में टाइम भी लगेगा, लेकिन वो चीज़ आपको याद आ जाएगी यदि आप किसी भी चीज़ को ध्यान से पूरा करेंगे तो। ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करिए, आपकी कामयाबी दूर नहीं है। आशा है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।